हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है 10 तारीख से, उसको लेकर यहाँ पर हमारा जीएस और जीके का सेशन नंबर 21 है। इसमें हमारा मॉक टेस्ट 21 आपका है। इससे पहले भी हम 30 मॉक टेस्ट करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारे आई बटन पर जाकर देख लीजिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एसएससी जीडी जीएस जीके मॉक टेस्ट के नाम से, तो आप उस पर जाएं और उस पर जाकर आपको जो भी सेशन आपके रहे हैं वह सभी उस पर मिल जाएंगे दोस्तों। और इसमें जो आपका है, जितने 20 में से 20 नंबर लाने की आपकी पूरी तैयारी रहेगी दोस्तों। क्या है, 20 में से 20 नंबर लाने की आपकी पूरी तैयारी रहेगी। आपके जो जीएस और जीके के जो क्वेश्चन आएंगे वह टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। ये आपको याद रखना है। और रोज़ शाम 7 बजे हम इसको लेकर आते हैं सेशन को आपके लिए, आपसे मिलने, आपसे बात करने, और इस सेशन के द्वारा आपको कुछ बताने के लिए आते हैं जिससे कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाए दोस्तों। तो इसी वजह से सेशन को लेकर आया जाता है। यदि एसएससी जीडी के अतिरिक्त आप केवीएस है, सुपर टेट है, केवीएस हो गया, सुपर टेट हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, या और यूपीएसआई हो गया, यूपीएसआई आदि एग्जाम्स हो गए, तो उनसे रिलेटेड उनके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें 25 क्वेश्चंस पे चर्चा की जाएगी दोस्तों। उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे, बनते होंगे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उन पे भी चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, अगर सेशन पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन और भी हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आप बाकी का, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप सेशन को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छी तैयारी के साथ आगे आएँ। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है पहला, हिंदुओं में दृढ़ विश्वास है, ये कहा है देखिए, कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्त पर किसकी कृति है? तो किसने यह कहा था कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि कोई देश उनके देश जैसा नहीं है, कोई राजा उनके राजा जैसे के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। तो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए है मैगस्थनीज, ऑप्शन बी है फाहियान, ऑप्शन सी है हेनसांग, ऑप्शन डी है अलबरूनी। राइट आंसर आपको बताना है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपको बताना है कमेंट करके। अब बात करते हैं यहाँ पर मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, उसके लिए वह बहुत प्रसिद्ध है, वह है इंडिका। इंडिका जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसके लिए वह प्रसिद्ध है। कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? वह मेगास्थनीज ने लिखी थी। फाहियान की अगर बात की जाए तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड के शासनकाल में यह भारत आए थे। यहाँ हेनसांग की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन हर्षवर्धन के काल में हेमसांग भारत आया था। अब बात करते हैं अलबरूनी की। तो अलबरूनी ने जो रचना की है वह किताब उल हिंद की है। किसकी? किताब उल किताब उल हिंद की रचना किसने की है? किताब उल हिंद की रचना जो की है वह अलबरूनी ने की है दोस्तों। किसने की है? अलबरूनी ने। किसने की? अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना। अब अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद, ये जो आया था मोहम्मद गजनवी। तो गजनवी के साथ में अलबरूनी भारत आया था, ये आपको याद रखना है। और अलबरूनी को जो वो मिली थी, उपाधि मिली थी, तो इसको अल उस्ताद की उपाधि मिली थी। अल अल उस्ताद की इसको उपाधि मिली थी। उस्ताद की उपाधि इनको मिली थी। और अल उस्ताद किसको कहा जाता है? द मास्टर को कहा जाता है। द मास्टर को अल उस्ताद की उपाधि दी जाती है। तो द मास्टर दी उपाधि, या
अल उस्ताद की उपाधि दे दी, बात एक ही है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने किताबुल हिंद की जो रचना की थी वो किस भाषा में की थी, तो यह अरबी भाषा में की हुई रचना है दोस्तों। किस में? अरबी भाषा में किताबुल हिंद की रचना की गई है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करते हैं कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। तो यह किसने कहा था? तो अल बरूनी ने ही कहा था दोस्तों, जिसके बारे में कि फैक्ट मैं सभी क्लियर अभी कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पीछे बैक करके देख लीजिए सेशन को। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है सेकंड। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आपको बताना है जो मगध का राजा था वह सिकंदर महान के समकालीन था, उसको आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है मधापदम नंद, बी है ऑप्शन घनानंद, सी ऑप्शन दिया है सुकल्प और डी ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। जो सिकंदर था, सिकंदर जो महान था उसके बारे में यहाँ बात की गई है, वह किसके समकालीन था ये आपको दोस्तों बताना है। तो सिकंदर जो महान था वह किसके समकालीन था? फटाफट से महापदम नंद के, घनानंद के, सुकल्प के या चंद्रगुप्त मौर्य के? बात कर लेते हैं यहाँ पर सिकंदर की। तो सिकंदर महान, सिकंदर महान, सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है? तो इसने यूरोप से एशिया तक अपनी सत्ता का विस्तार किया था, वो भी बहुत कम उम्र में। कब किया था? यूरोप से लेकर एशिया तक, यानी दो महाद्वीपों में इसने अपनी सत्ता का विस्तार किया था, वो भी बहुत कम। अपने जीवन, अपनी जो उसकी आयु थी वह बहुत कम थी। इसकी जो शासन की अवधि है, शासन की अवधि की अगर बात की जाए तो 336 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक की इसके शासन की अवधि है, ये आपको याद रखना। और इसका जो निधन हुआ था वह कहाँ हुआ था? कई बार पूछा गया है एग्जाम में। जो निधन इसका हुआ था वह बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पे? बेबीलोन में इसका निधन हुआ था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में निधन हुआ था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वह इसके जो समकालीन था वह कौन था? तो घनानंद इसके समकालीन था। कौन था? घनानंद। घनानंद क्या था? इसके समकालीन था। अब महापदम नंद ने जो नंद वंश की स्थापना की थी, नंद वंश, नंद वंश की जो स्थापना की थी, और महापदम नंद का ये कौन था? घनानंद नौवां पुत्र था। कौन था? नौवां पुत्र। कौन था दोस्तों? घनानंद जो था वह नौवां पुत्र था। किसका? महापदम नंद का नौवां पुत्र था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा कि सिकंदर महान के समकालीन कौन था? तो घनानंद था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन दे रखा है किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सर्वाधिक रही है? तो कौन सी लोकसभा थी जिसमें के महिला सांसदों की संख्या सर्वाधिक रही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन दिया है ए 8वीं लोकसभा, दूसरी है बी 12वीं लोकसभा, अगला ऑप्शन है सी 13वीं लोकसभा, ऑप्शन है अगला 16वीं लोकसभा। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तब तक बात कर लेते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और ये अस्थाई सदन होता है दोस्तों। क्या होता है? अस्थाई, अस्थाई सदन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? यह कभी भी विघटित हो सकता है, कभी भी विघटित हो सकता है। और अब तक 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी चल रही है वर्तमान में? 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसका जो कार्यकाल है 2019 से लेकर और 2024 तक का ये 17वीं लोकसभा का कार्यकाल रहेगा। बात करते हैं अगर लोकसभा की सीटों की, तो लोकसभा में 543 सीटें अभी हैं जो कि निर्वाचित सदस्य रहते हैं हमारे 543। और यदि इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान में ओम बिरला, ओम बिरला, ओम बिरला इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों। कौन है वर्तमान में
अध्यक्ष हैं, किसके हैं? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। यहाँ पर बात आती है अब 16वीं लोकसभा की, तो 16वीं लोकसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 16वीं लोकसभा में ही महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है। और 16वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है दोस्तों वह कितना है? तो 2014 से लेकर जो 2019 तक का जो कार्यकाल है वह 16वीं लोकसभा का कार्यकाल है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। और यह जनता का प्रिय सदन होता है। किसका होता है? जनता का प्रिय सदन, या जनता का प्रतिनिधित्व करता है किसमें? संसद में। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर, एकदम से सही आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालन करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 19 अनुच्छेद, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 26, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर देखिए अधिकार की बात की गई है। किसकी? अधिकार की। तो यहाँ मूल अधिकार की बात की गई है। किसकी? मूल अधिकार की। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसए से लिए गए हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं। तो कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। और कितने हैं ये दोस्तों? तो 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक इनको विस्तारित किया गया है। और इनका जो भाग है, किस भाग में समाहित किया गया है? तो भाग 3 में इसको लिया गया है। किस में लिया गया है दोस्तों? भाग 3 में लिया गया है। और बात करते हैं यह कितने हैं, तो दोस्तों एक समानता का अधिकार है, समानता का। और दूसरा है स्वतंत्रता का। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और पांचवा यहाँ पर आता है शिक्षा और संस्कृति का। शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार आता है वो पांचवा आता है। छठवां आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक धानिक उपचारों का जो अधिकार है। अब यहाँ तो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है दोस्तों? तो यहाँ पर अनुच्छेद आपका 30 जो है, 30 अनुच्छेद प्रदान करता है। क्योंकि शिक्षा और संस्कृति की जो व्यवस्था की गई है अधिकारों की, शिक्षा और संस्कृति के जो अधिकारों की व्यवस्था की गई है वह कौन कौन से अनुच्छेदों में की गई है? तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में इनकी व्यवस्था की गई है। तो कोई भी अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित करने, संचालित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 29 और 30 के अकॉर्डिंग किया गया है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? ये आपको बताना है। जो इब्न बतूता था, पहला तो ये समझ लीजिए कि जो इब्न बतूता था वह कहाँ का यात्री था? तो अफ्रीकी यात्री था। कहाँ का? अफ्रीकी यात्री था। और वह किसके शासन काल में भारत आया था? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन एक देख लेते हैं। ऑप्शन एक दिया है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर दोस्तों इसका आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा। तो जो इब्न बतूता था, जो अफ्रीका का यात्री था, वो भारत आया था। तो किसके शासन काल में वो भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। अब बात करते हैं यहाँ पर तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश की अगर बात की जाए तो गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। और तुगलक वंश का जो कार्यकाल था वो कितना था? तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी सन तक, सन 1320 से लेकर 1414 तक का इसका कार्यकाल रहा था। इसके जो शासन काल में जो शासक रहे थे वह फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक किसके लिए जाना जाता था? तो नहर निर्माण के लिए फिरोज तुगलक को जाना जाता था। उसके शासन काल में नहरों का बहुत ही
ज़्यादा प्रचलन था और कि नहरें उसने बहुत खुदवाई थीं। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसको पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। पागल बादशाह के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से लेकर इसने राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था दोस्तों। क्या किया था? दौलताबाद, दिल्ली की राजधानी को अपनी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था। बात करते हैं अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के जो काल थे, दिल्ली सल्तनत के जो शासन काल थे उनके बारे में। तो सबसे पहले गुलाम वंश आया था दोस्तों। क्या आया था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में आया था आपका खिलजी वंश। खिलजी खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद में आया आपका तुगलक। तुगलक वंश आया। और तुगलक वंश के बाद में दोस्तों आपका क्या आया? तुगलक वंश के बाद में आया सैयद वंश। सैयद सैयद वंश आया तुगलक वंश के बाद। और उसके बाद में दोस्तों क्या आया आपका? उसके बाद आया लोदी वंश। लोदी वंश आया। सैयद वंश के बाद में क्या आया? लोदी वंश। और लोदी वंश के बाद में दोस्तों क्या आया? सूरी वंश। सूरी सूरी वंश। ये इस तरह से इसका कार्यकाल रहा था दोस्तों। जो दिल्ली की सल्तनत पर राज किया, तो पहले गुलाम वंश ने राज किया था। उसके बाद में गुलाम वंश का राज खत्म होने के बाद खिलजी वंश, और खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी, लोदी के बाद सूरी वंश। इस तरह से इन्होंने राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन दूसरा है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन पहला है गुरु हरगोविंद ने। दूसरा है गुरु गोविंद सिंह ने। तीसरा है गुरु अर्जुन देव ने। चौथा है गुरु तेग बहादुर ने। बताना है दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कौन से सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या आंसर इसका हो जाएगा? क्या गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, या गुरु हरगोविंद हो जाएगा, या गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, या अर्जुन देव, या गुरु तेग बहादुर? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ने ऐसा किया था, जो खुसरो की सहायता की थी। ये आपका ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर अर्जुन देव की। तो ये पांचवें सिख गुरु थे। कौन से थे? पांचवें सिख गुरु थे दोस्तों ये। और इन्हें ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ब्रह्म ज्ञानी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हरगोविंद की। तो यह छठवें गुरु थे। कौन से नंबर के थे दोस्तों? छठवें गुरु थे। कौन? हरगोविंद सिंह। तेग बहादुर की अगर बात करते हैं, तो तेग बहादुर जो थे वह नौवें गुरु थे। नौवें गुरु थे। और इनकी जो हत्या करवाई थी वह औरंगजेब ने करवाई थी। औरंगजेब औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं गुरु गोविंद सिंह की। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वह 10वें गुरु थे। कौन के? सिखों के 10वें गुरु थे दोस्तों। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? खालसा खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। और इनको क्या कहा जाता था दोस्तों? तो 10वां नानक कहा जाता था इनको। क्या? 10वां नानक। 10वां नानक इनको कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं नानक की। तो नानक जो थे, नानक नानक जो थे वह कौन से गुरु थे? वह सिखों के पहले गुरु थे। ये आपको याद रखना है। और इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ? तलवंडी में। और तलवंडी कहाँ पर पड़ती है? वह पाकिस्तान में पड़ती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट थे वह क्लियर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अर्जुन देव। ऑप्शन सी एकदम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो जो भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो सर्वोच्च है उसका आपको आंसर बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है संविधान, तीसरा है संसद, और चौथा है धर्म। राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका क्या आंसर राइट हो जाएगा? तो जल्दी से फटाफट इसका राइट आंसर बताएंगे।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय है या संविधान है या संसद है या धर्म है? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो संविधान है वह राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। क्या है? भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। अब संविधान का पिता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, और यह पहले विधि एवं कानून मंत्री भी रह चुके थे। संविधान को निर्माण होने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष, 2 वर्ष और 11 माह, 11 माह प्लस 18 दिन इसमें लगे थे संविधान को पूरा निर्मित होने में। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, वह कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष, जो 9 दिसंबर को चुने गए थे। और दूसरे जो स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद थे। यह 11 दिसंबर को संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और बात करते हैं इस संवैधानिक सलाहकार की, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर और बात करते हैं संविधान के बारे में। तो संविधान में जो अनुच्छेद हैं वह कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। भाग उसमें 22 थे। अनुसूचियां उसमें 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 हो गई हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर को इसको अंगीकृत किया गया था 1949 में दोस्तों। लेकिन इसको पारित कब किया गया था, यानी इसको लागू कब किया गया था, प्रभावित कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, यानी गणतंत्र के रूप में भारत उभर कर आया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? तो संविधान है, ये आपको याद रखना है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकारों का यह संरक्षण करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। संसद में क्या होता है दोस्तों? संसद में लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर यह संसद बनती है दोस्तों। और धर्म की अगर बात आती है तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर दिया है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये आपको बताना है। जो पहला औद्योगिक सम्मेलन था वह किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए दे रखा है 1903 में, बी है 1905 में, सी है 1907 में और डी है 1909 में। फटाफट करेंगे इसका आंसर कमेंट कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। जो पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया था वह किस वर्ष में किया था? ये आपको बताना है। 1903 में किया था या 1905 में या 1907 में या 1909 में? राइट आंसर आपको इसका बताना है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों 1907 में प्रथम औद्योगिक सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्या हुआ था? 1907 में प्रथम औद्योगिक यानी पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया था? ये आपको बताना है। तो कितनी बार योजना अवधि में योजना अवकाश आया था? ऑप्शन एक है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए 2 हो जाएगा, यानी योजना अवकाश कितनी बार आया था आपको बताना है। ऑप्शन 2, ऑप्शन ऑप्शन दूसरा है 3, ऑप्शन तीसरा है 4, ऑप्शन चौथा है 5। राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका जो योजना अवकाश आया था वह कब से कब तक आया था? तो योजना अवकाश की जो अवधि थी तो 1966 से लेकर 1969 तक की योजना अवकाश की अवधि थी। और यह तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य में योजना अवकाश दोस्तों आया था। अब इसमें 1966 से लेकर 1966 से लेकर 1967 तक की 1 वर्ष की योजना बनाई थी, और दूसरी 1967 से लेकर 1968 तक की
दूसरी योजना बनाई थी और 1969 से लेकर 68 से लेकर 1969 तक की ये आपकी तीसरी योजना बनाई थी जो योजना अवकाश काल में थी। तो कितनी आई थी? एक ये आई थी, दूसरी ये और तीसरी ये, यानी 3 योजना अवकाश हुए थे। किस में? योजना अवधि में। कितनी बार योजना अवकाश आया? तो 3। और इसके आने का जो कारण था वह क्या था? चीन भारत युद्ध, चीन से युद्ध हुआ भारत का, पाकिस्तान से युद्ध हुआ भारत का और आर्थिक स्थिति बिगड़ने की वजह से तीसरी वर्ष भी हमारी ये योजना अवकाश रहा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर योजना अवकाश की। योजना 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 आयोग की अगर बात करें, योजना आयोग कब गठित हुआ था? तो 1950 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1950 में। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 से लेकर 56 तक की थी और लास्ट की जो पंचवर्षीय योजना थी, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, वह 2012 से लेकर 17 तक, यानी 2017 तक की जो योजना काल था वह 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया था? तो 3 बार योजना अवकाश आया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो गणेश अगरकर ने की, या बाल गंगाधर तिलक ने की, या दादा भाई नौरोजी ने की, या फिरोज शाह मेहता ने की? फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वह किसने की थी? तो यहाँ पर एक नाम बहुत उभर कर आता है कि दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ही इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। करेक्ट आंसर एकदम दादा भाई नौरोजी। और इनको क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। ये आपको याद रखना है और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, प्लस के 15 क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड अभी बाकी हैं, उनको भी कराना है। उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं यहाँ पर उन क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन आता है, 1 ग्राम सभा में कितनी ऊर्जा, सॉरी 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है 4 ग्राम कैलोरी, दूसरा ऑप्शन बी है 6 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 9 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है 2.25 किलो कैलोरी। तो जो 1 ग्राम आपका वसा होता है उसमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है ये आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे यदि आपको इसका आंसर आता है तो, कि 4 ग्राम कैलोरी होती है, या 6 किलो कैलोरी, या 9 किलो कैलोरी, या 2.25 किलो कैलोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह 9 किलो कैलोरी हो जाएगा। कितना? 9 किलो कैलोरी। एकदम से राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कि 1 ग्राम वसा में कितने ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तार की जो लंबाई है वह एल मीटर है। तार को खींचकर इसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यानी कोई तार था वह इतना लंबा था, इसको बढ़ाकर और इतना डबल लंबा कर दिया है। यहाँ से इसको तार यहाँ से यहाँ तक था, अब इसको खींचकर यहाँ तक कर दिया, तो यह डबल इसकी लंबाई हो गई। तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले का 2 गुना हो जाएगा, या पहले का 4 गुना, या पहले का 1/4, या अपरिवर्तित रहेगा? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी से। अगर L लंबाई के तार को 2L लंबाई का कर दिया जाए तान कर, खींच कर, तो उसमें पहले का 2 गुना प्रतिरोध रहेगा, पहले का 4 गुना रहेगा, पहले का 1/4 रहेगा, या अपरिवर्तित रहेगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का 4 गुना इसका प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले का 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, CD रोम है। CD रोम क्या है दोस्तों? फटाफट से आपको बताना है। जो CD रोम है वह क्या है? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी है, या मैग्नेटिक मेमोरी है, या मेमोरी रजिस्टर है, या इनमें से कोई नहीं है? CD रोम की यहाँ पर बात की गई है। रोम बोले तो रीड ओनली मेमोरी होती है दोस्तों। और CD रोम की अगर बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क
रीड ओनली मेमोरी, इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है सी डी रोम का, सी डी रोम का जो फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछने के लिए भी आ जाता है। अगर रोम की बात की जाती है तो रोम कितने टाइप की होती हैं, तो रोम टोटली दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो रोम होता है वह रोम होता है। दूसरा होता है आपका एम रोम, एम रोम होता है। तीसरा होता है पी आर ओ एम, प्री आर ओ एम। और चौथा होता है ई पी, ई पी आर ओ एम, ई प्रोम हो गया। और पांचवा होता है ई ई पी आर ओ एम। ये आपके रोम के टाइप होते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 और 5। 5 प्रकार की आपकी रोम होती है, ये आपको याद रखना है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक मेमोरी, आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर है आपका। सी डी रोम है, ये क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 4 कि मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? जो मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 40। राइट आंसर दोस्तों इसका बता देंगे कि जो एमिनो अम्लों की संख्या मानव शरीर में होती है वह कितनी होती है। यहाँ पर देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपको कमेंट करना है, और फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो जो एमिनो अम्लों की जो संख्या होती है दोस्तों मानव शरीर में वह 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है। अब मानव शरीर में तत्वों की अगर बात करें तो उसमें मुख्यतः ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन के बाद उसमें हाइड्रोजन, फिर कार्बन डाई और फिर नाइट्रोजन, ये 4 तत्वों से मिलकर बना होता है मानव शरीर। अगर हड्डियों की बात की जाए तो 206 हड्डियां मानव शरीर में होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डी। मांसपेशियों की अगर बात की जाए तो 639 मांसपेशी मानव शरीर में होती हैं। और 70% मानव शरीर में क्या होता है दोस्तों? जल होता है। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह कान की हड्डी होती है। कान में जो होती है वो सबसे छोटी होती है। और फीमर जो हड्डी होती है, फीमर, वह जांग की हड्डी होती है और सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एंड्रेनलिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन है, एंड्रेनलिन है, और एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है। फटाफट करेंगे इसका आंसर कमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एंड्रेनलिन, एंड्रेनलिन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब एंड्रेनलिन जो एंजाइम होता है वह कहाँ से आता है? तो एंड्रेनल ग्लैंड जो होती है, एंड्रेनल, एंड्रे एंड्रेनल जो ग्लैंड होती है आपकी, ग्लैंड होती है, उससे यह बनता है। अधिवृक्क, इसको कहते हैं अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है उससे यह स्रावित होता है दोस्तों। एंड्रेनेलिन जो हार्मोन होता है उससे स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि जो वृक्कों के जो ऊपर होती है, यहाँ पर इस तरह से बनी हुई होती है, दो वृक्कों के ऊपर यहाँ पर बनी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और वह ग्रंथि ही एंड्रेनलिन का स्रावण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 6, निम्नलिखित में से सबसे भारी वस्तु है, जो सबसे भारी वस्तु है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है तांबा, दूसरा दिया है यूरेनियम, तीसरा दिया है एल्युमिनियम, चौथा दिया है चांदी। आपको बताना है फटाफट से, जो भारी वस्तु है तो तांबा को Cu बोलते हैं, यूरेनियम को U बोलते हैं, एल्युमिनियम को Al बोलते हैं और सिल्वर को चांदी बोलते हैं।
सिल्वर को क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो सबसे भारी जो वस्तु है वह कौन सी है, तो वह यूरेनियम है दोस्तों। कौन सी है, यूरेनियम। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगर इनमें से पूछता है तो आपको बताना है यूरेनियम सबसे भारी वस्तु है। चांदी जो होता है वह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है दोस्तों। क्या होता है, विद्युत का सुचालक। सुचालक के रूप में चांदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। में जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धातु का ताप बढ़ जाता है या धातु का ताप घट जाता है या ताप अपरिवर्तनशील रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। जब कोई धातु का तार है, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित की जाती है धातु में, तो उसके ताप में क्या फर्क पड़ता है, तो बढ़ जाता है उसका ताप। ताप बढ़ जाता है या ताप घट जाता है या ताप अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों बताएंगे। ये कोई विद्युत का तार है, इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है दोस्तों, तो इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। अगर इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है तो इसका जो ताप होगा वह बढ़ जाएगा दोस्तों। क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसका ताप, या फिर किसी धातु हो या फिर कोई तार हो, तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो सिंदूर क्या है आपको बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर पोटेशियम नाइट्रेट है या मर्क्यूरिक सल्फाइड है या फिर सोडियम क्लोराइड है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो यह CaCO3 होता है दोस्तों। और पोटेशियम नाइट्रेट की अगर बात करते हैं तो यह KNO3 हो जाता है। और अगर बात करते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड की तो HGS इसका जो सूत्र है वह हो जाता है। और सोडियम क्लोराइड की करें तो यह NaCl हो जाता है, जो कि एक नमक होता है। क्या होता है, नमक। और ये यहाँ पर जो है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो HGS है, यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ये आपका ऑप्शन तीसरा है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा कि इस रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से सदिश राशि है तो कौन सी है। वेग है, द्रव्यमान है, समय है या लंबाई है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। जो सदिश राशि है, सदिश में क्या होता है, परिमाण होता है। परिमाण होता है और दिशा भी होती है। दिशा भी होती है। बाकी क्या आपका, सदिश में परिमाण होता है और दिशा होती है, लेकिन अदिश में क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो कौन सी सदिश राशि है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग। वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। बाकी द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, लंबाई हुई, ये आपकी अदिश राशियां हैं जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। दिशा नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर के जो खोजकर्ता हैं वह कौन है आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है माइकल फेराडे, ऑप्शन डी है एनरिको फर्मी। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन हैं। विलियम हार्वे हैं, एडवर्ड जेनर हैं, माइकल फेराडे हैं या एनरिको फर्मी हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर विलियम हार्वे की। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। रक्त परिसंचरण, परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो वह विलियम हार्वे ने की थी। एडवर्ड जेनर की अगर बात करते हैं तो इन्होंने चेचक का टीका, चेचक चेचक का टीका बनाया था दोस्तों। किसने, एडवर्ड जेनर ने। माइकल फेराडे की अगर बात कर रहे हैं तो विद्युत चुंबकत्व का इन्होंने आविष्कार किया था। विद्युत विद्युत चुंबकत्व, चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व का इन्होंने क्या किया था दोस्तों, आविष्कार किया था। और एनरिको फर्मी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो वह नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता थे। कौन थे दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर के
खोज करता थे। तो ऑप्शन डी एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है 11। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन अभी ऊपर गया है दोस्तों, उसके हिसाब से आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि कोई तार है उसकी त्रिज्या को क्या किया गया, आधी कर दिया गया है। ये कोई तार है दोस्तों और इसकी त्रिज्या को क्या किया गया, आधी कर दी गई है। यानी एक तार में से दो तार कर दिए गए, उसकी त्रिज्या को क्या किया गया, आधी कर दी गई है। तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए दे रखा है आधा रह जाएगा, ऑप्शन बी है दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन सी है एक चौथाई रह जाएगा, या ऑप्शन डी है 16 गुना हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों कि क्या आंसर इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रतिरोध की बात बार बार की जा रही है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, जो प्रतिरोध होता है उसको ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको ओम कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रतिरोध का जो मात्रक होता है उसको। और वह इस तरह की संरचना का इसका एक क्या होता है, साइन होता है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? ओम का साइन कहते हैं। तो यदि तार की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बिल्कुल एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है 12वां, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? फटाफट बताएंगे इसका कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, या पॉजिट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, या प्रोटॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, या न्यूट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। जो वस्तुओं का आवेशन होता है किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे, क्या आपका आंसर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही आवेशन होता है। वस्तुओं का जो आवेशन होता है वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही होता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, चार्ज होता है। तो माइनस का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, कितना होता है दोस्तों? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है दोस्तों। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वह किसने की थी? वह थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की दोस्तों खोज की थी, ये आपको याद रखना। और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ दोस्तों, कितना? 19 कूलाम इस पे हो जाता है, लेकिन इस पे प्लस चार्ज होता है। और इसकी जो खोज की थी वह रदरफोर्ड ने की थी। कितने? रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन आपका दोस्तों उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। और इसकी खोज की अगर बात की जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी दोस्तों। किसने की थी? चैडविक ने इसकी खोज की थी। किसकी? न्यूट्रॉन की। यहाँ पर एक आपका रह चुका है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है दोस्तों? पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी वो एंडरसन ने की थी। एंडरसन ने इसकी खोज की थी, ये आपको याद रखना है। सभी फैक्ट इससे क्लियर हैं। तो वस्तुओं के आवेशन के लिए स्थानांतरण किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है तो किसके द्वारा? ऑप्शन ए है डायनमो के द्वारा, दूसरा है ट्रांसफॉर्मर के द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया है सी रेक्टिफायर के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है मोटर द्वारा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा जो डायनमो होता है उससे दिष्ट धारा में परिवर्तन किया जाता है, या ट्रांसफॉर्मर द्वारा, या रेक्टिफायर द्वारा, या मोटर के द्वारा? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। मैंने यह क्वेश्चन पिछले सेशन में भी शायद लिया था। तो किसके द्वारा होता है? तो वह रेक्टिफायर के द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा? रेक्टिफायर। किसके द्वारा दोस्तों? रेक्टिफायर। इसको दिष्टकारी भी कहा जाता है दोस्तों, दूसरी भाषा में दिष्टकारी। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर बदलता है, यानी दिष्टकारी बदलता है। ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 14। 14 नंबर कहता है कि
पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों टूट जाएगी? तो जमने पर बोतल सिकुड़ती है, या जमने पर जल का आयतन घटता है, या जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, या कांच ऊष्मा का कुचालक है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें, क्योंकि ये पिछली बार भी मैं करा चुका हूँ इसको। अगर आपने सेशन को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप आई बटन पर जाकर वहाँ प्लेलिस्ट दे रखी है एसएससी जीडी जीएस के नाम से, तो उस पे जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। सारे सेशन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर। तो पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों टूट जाएगी? क्योंकि जमने पर जल का आयतन दोस्तों क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? जल का आयतन जो है बढ़ जाता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको रिपीट किया है। इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दे रखा है, शीत रक्तीय प्राणी हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है? मछली शीत रक्तीय हो सकती है, या छिपकली है, या मेंढक है, या ये सभी हैं? राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे। जब शीत रक्तीय प्राणी जो हो सकता है वह कौन है? मछली है, छिपकली है, मेंढक है, या ये सभी हैं? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो मछली भी राइट आंसर है, छिपकली भी है, और मेंढक भी है, यानी ये सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वो कैसे कि शीत रक्तीय प्राणी हैं, कौन कौन से हैं? तो मछली भी है, छिपकली भी है, और मेंढक भी है, और ये सभी। ये क्या करते हैं? अपना शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, यह पानी के तापमान पर डिपेंड करते हैं, और पानी के तापमान के हिसाब से ही अपने शरीर का तापमान रखते हैं दोस्तों। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? शीत रक्तीय प्राणी कहा जाता है। मेंढक है, ठंडे पानी में भी रह लेता है, और नॉर्मल पानी में भी रह लेता है, और बिना पानी के भी रह लेता है। और मछली है, वह ठंडे पानी में और गर्म पानी दोनों पानियों में रह लेती है। इसी तरह का छिपकली का भी ऐसा होता है कि यह छिपकली प्राणी भी, मछली, मेंढक और छिपकली तीनों एक शीत रक्तीय प्राणी में आते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आपके इसमें सेशन में कवर किए, और ये हमारा जो सेशन था वो 31वां सेशन था। आपको 30 सेशन और देखने हैं तो आई बटन पर जाकर आपको प्लेलिस्ट दे रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों 1 बजे की इस क्लास को आप बिल्कुल ना भूलें। जो 1 बजे की हमारी जो क्लास होती है उसमें 1000 क्वेश्चंस को कवर कराया गया है। वो हिंदी के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उनको ज़रूर कवर करें। यदि आप एसएससी जीडी एसएससी जीडी और यूपी स्टेट की कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 1 बजे वाला सेशन है। और इस सेशन की अगर बात की जाए जो शाम को 7 बजे से स्टार्ट होता है 25 नंबर क्वेश्चंस का, तो यह आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको बिल्कुल पूरा देखा करें और स्किप ना किया करें, क्योंकि इसमें रिलेटेड आपसे ही, आपके एग्जाम से ही रिलेटेड बातें की जाती हैं, फालतू इसमें बातें नहीं की जाती हैं। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले अगले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप अपनी तैयारी को दोस्तों एकदम बेहतर बना सको और अपनी एक सीट फाइनल कर सको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।